कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीटेट के कक्षा में हैं और सीटेट में हम लोग इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, ईवीएस को देख रहे हैं। और ईवीएस में हमने पहला चैप्टर परिवार को देखा था और दूसरा प्लांट्स को मैं देखूंगा। सामान्यतः प्लांट्स को देखने का नज़रिया सिर्फ उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो आपके परीक्षा का विगत कई वर्षों की प्रवृत्ति है, लेकिन प्लांट्स को हम संपूर्णता से देखें तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। प्लांट्स क्या है? तो प्लांट्स एक सजीव है और जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं उसका निर्माण में कोशिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कोशिका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। प्लांट्स और एनिमल के बीच में सबसे बड़ा अंतर उसकी कोशिका भित्ति को लेकर होता है। जहाँ प्लांट्स की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, वहीं जंतु की कोशिका भित्ति म्यूसिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वह किस चीज की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स का सेल वॉल, और जबकि जंतु की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूसिन की बनी होती है। आपकी संज्ञान में मैं दे दूं कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ पादप कोशिका पौधे में ही पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिड। ये दूसरा अंतर है प्लास्टिड का। प्लास्टिड ध्यान रखिएगा, ये जो प्लास्टिड्स है इसकी खोज हेकेल ने किया था। और हमारे जो ये कोशिका में जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, कोशिका द्रव पाए जाते हैं, इसकी संरचना अंडाकार या गोल होती है, जो 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक होती है, हिंदी में हम प्लास्टिड्स को लवक कहते हैं। हरित लवक होती है, अवर्णी लवक होती है और वर्णी लवक होती है। तो ये हरित लवक, ये जो आपका है हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ये 3 प्रकार को थोड़ा सा जान लेना है। ऐसे तो मैंने कहा कि जो ट्रेंड्स है उसके अनुसार जो प्लांट्स हैं वही आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। रेगिस्तानी ओक, इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे नेफेंथस, ब्लैडरवर्ट, फीचर प्लांट्स। तो ये सब जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो मेघालय में पाए जाते हैं, जो कीट खाता है। पौधे अपने नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीट खाता है, वो सब तो अभी बताएंगे ही। लेकिन यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान यह रखना है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, पौधे और जंतु के बीच में। तो पौधे में प्लास्टिड्स होते हैं, लवक पाए जाते हैं, और हरित लवक स्वाभाविक तौर पर यह महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण में बड़ा मदद प्रदान करता है। और यह आपकी जानकारी में है कि हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हमारा हरित लवक है उसको हम लोग पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, और इस स्ट्रोमा में डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है हरित लवक के विषय में। हरित लवक के विषय में इसको पादप कोशिका का रसोई घर के नाम से जानते हैं। रसोई घर के नाम से जानते हैं एक, और दूसरा इसमें जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं, ये पारदर्शी पदार्थ जो हैं उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं, और जिसमें डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम होते हैं। याद रखिएगा कि डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड
वो सेल की पावर हाउस के रूप में नहीं, ये हमारा आनुवांशिक मटेरियल्स हैं, आनुवांशिक पदार्थ हैं जो ध्यान में रखें। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। ये हरित लवक की महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसके द्वारा जो एक जैव रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है, और जैव रासायनिक क्रिया क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने में ये हरित लवक मदद प्रदान करती है। हरित लवक मदद प्रदान करती है, जो ध्यान रखिएगा। दूसरा अवर्णी लवक है। यह एक रंगहीन लवक है जो जड़ों और भूमिगत तनों में पाया जाता है। स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उसको नहीं ध्यान रखना है। ये 2 बातें याद रखिएगा अवर्णी लवक में। अवर्णी लवक अवर्णी लवक में 2 बातें याद रखिए। रंगहीन है, पौधे के जड़ और तना में पाया जाता है। भोजन का संग्रह, भोजन के संग्रह में सहायता देता है। तो ये अवर्णी लवक के विषय में आप नजर रखिए तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद है वर्णी लवक, जो पौधे में रंगीन भागों को पुष्प की पंखुड़ियों और फलों की भीतियों में पाए जाते हैं, जो पीला, लाल इत्यादि रंगों का होता है। कौन सा? जो वर्णी लवक है। यह वर्णी लवक वो रंग देता है। अब जैसे टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपेन के कारण, चुकंदर का जो रंग है वो भी गहरा लाल होता है, वो विटामिन के कारण। गाजर में कैरोटीन पाए जाते हैं। ये सब जो वर्णक हैं, ये वर्णक रंग का निर्धारण करते हैं। ये वर्णक। तीसरा है वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या है भाई? तो वर्णी लवक है कि यह रंग देता है। और रंग देता है तो क्या रंग देता है? जैसे गाजर में कैरोटीन के कारण रंग होता है, और टमाटर में लाइकोपेन के कारण। ठीक है। और याद रखिए कि गाजर विटामिन ए का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। और दूसरी तरफ टमाटर अधिक खाने से कैंसर नहीं होता है। ज्यादा खा लेंगे तब तो पथरी भी हो जाती है, और फिर उसका इलाज खेसारी का दाल, और या जो इससे कि पैरालिसिस होने की भी संभावना अधिक होती है, अधिक खा लेंगे खेसारी का दाल तो। और दूसरी तरफ आपके जो खेसारी के दाल के अलावा लिथोट्रिप्सी मेथोडोलॉजी के द्वारा भी हम पथरी को तोड़ते हैं, लेकिन टमाटर खाने से कैंसर नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। तो ये पौधे से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कभी नहीं भूलेंगे। और याद रखिएगा कि वनस्पति पौधे को अल्ट्रावायलेट किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाले कुछ वर्णक होते हैं, जिसका नाम है फाइकोसाइनिन। ये अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है पौधे को। फाइकोसाइनिन ये यूवी रे से पौधे को बचाता है। ठीक है। इतनी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कुछ नोट्स के दृष्टि से, मतलब मुख्य बिंदु के दृष्टि से, जीवाणु, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में लवक नहीं पाए जाते हैं। किसमें लवक नहीं पाए जाते हैं? जीवाणु में, ब्लू ग्रीन एल्गी में लवक नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मतलब प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। याद रखेंगे कि पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, और पत्ती का पीला रंग जैंथोफिल या कैरोटीन के कारण होता है। और यह कभी नहीं भूलेंगे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में जो निर्धारित करता है हरे रंग को, इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है।
हीमोग्लोबिन में आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन, इंसुलिन में जिंक और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसे हर संभव स्थिति में याद करके रखेंगे तो मैं समझता हूं कि कठिनाई नहीं होगी। पौधे और जंतु के बीच में दो सबसे बड़े अंतर को आपने देखा, एक अंतर प्लास्टिड्स, दूसरा अंतर सेलुलोज सेल वॉल। इसके अलावा भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, जैसे पौधे का आकार आयताकार होता है और जंतु का आकार जो होते हैं वो वृत्ताकार होता है। सेंट्रियोल्स, पौधे में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं और इसकी जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़ी होती है। तो सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं पौधे में और वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। यही 2-3 अंतर है पौधे और जंतु के बीच में। अब पौधे को आपने समझा, इसी कड़ी में थोड़ा सा पौधे की क्लासिफिकेशन को भी जान लेना चाहिए। पौधे के क्लासिफिकेशन के क्रम में मैं आपको जानकारी में दे दूं कि पौधे को हम लोग कई भागों में क्लासिफाइड करते हैं। जैसे थैलोफाइटा, सबसे पहला है थैलोफाइटा। तो यह जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसके बाद है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस 5 भागों में हम लोग बांट करके देखते हैं पूरे प्लांट्स को। एक कक्षा मैं सेकेंड हाफ में आपको दूंगा, प्लांट के वर्गीकरण से जुड़ा हुआ है। हम लोग प्लांट का एक जनरल एग्जाम्पल देख रहे थे, फिर प्लांट का क्लासिफिकेशन, प्लांट्स क्या है, प्लांट्स के क्लासिफिकेशंस, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। लेकिन एक भरवली में परिचर्चा कर दूं कि ये जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, इसमें थैलोफाइटा सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, सबसे पिछड़ा प्लांट है। और इस प्लांट्स में न तो जड़ होता है, न तना होता है और न पत्ती होती है और न ही भ्रूण का निर्माण होता है। इसकी संरचना थैलस के समान होती है और इसके मुख्य उदाहरण में शैवाल हैं, अलगी है, फंजाई है और बैक्टीरिया है। ये थैलोफाइटा का ही उदाहरण है। यह सबसे पुराना और विशाल समूह है और इसकी कोशिका में पर्णहरित पाए जाते हैं और पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर जो 90% प्रकाश संश्लेषण होता है वो इसी के कारण होता है। तो अभी इसकी जानकारी मैंने दिया और साथ ही इसमें जो संवहनी तंत्र टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जल पहुंचाता है पौधे में और फ्लोएम भोजन पहुंचाता है, इन दोनों की भी इसमें अनुपस्थिति पाई जाती है। कभी नहीं भूलेंगे कि सार्गेसम, जो समुद्र सार्गेसम आपका चारे के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं और यह भूरा शैवाल है, ब्राउन शैवाल है सार्गेसम, जो आपके लिए जानना जरूरी है। और ये भूरा शैवाल में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है एल्जेनिक एसिड। भूरा शैवाल में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है एल्जेनिक एसिड। तो कभी कभी पूछता भी है कि सार्गेसम या भूरा शैवाल भूरा क्यों है, तो एल्जेनिक एसिड के कारण है, जो ध्यान रख सकते हैं। हरा शैवाल के और भी कई उदाहरण हैं, जैसे क्लोरेला, सबसे इंपॉर्टेंट पे है अल्वा। क्लोरेला और अल्वा, क्लोरेला और अल्वा काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला आपकी जानकारी में दे दूं कि अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जिस अलगी को ले जाता है उसका नाम है क्लोरेला, उसका नाम है क्लोरेला। इसी तरह से अल्वा है जो समुद्री सलाद के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो ये सब एक ऐसे बिंदु हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और जिसको ध्यान में रखना है। इसी तरह से कुछ स्थलीय पौधा को उदाहरण, जैसे ब्रायोफाइटा, जिसमें संवहन उत्तक का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मॉस है, याद रखिएगा। और सबसे लंबा ब्रायोफाइटा डॉल्सोनिया है। तो मॉस इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। स्फेग्नम नामक मॉस काफी बड़ा होता है और ये पानी सोखने की क्षमता रखता है। तो मॉस ब्रायोफाइटा। और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, जिसे हम लोग फर्न के नाम से जानते हैं। टेरिडोफाइटा को हम लोग फर्न के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अभी मैं लिटरेचर में नहीं दे रहा हूँ, आपको एक जनरल सिनेप्सिस दे रहा हूँ कि टेरिडोफाइटा को हम लोग फर्न के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जो संवहनी उत्तक है, जैसे जाइलम और फ्लोएम, वो सबसे पहले टेरिडोफाइटा में ही विकसित हुआ। वास्तविक जड़, तना, ये सब जो पत्ती, ये सब जो विभेदित हुआ वो टेरिडोफाइटा में ही विभेदित हुआ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जलीय टेरिडोफाइटा का उदाहरण है एजोला। एजोला जो गन्ने के खेतों में नॉस्टॉक और एनेबिना और ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये जोला को किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। और याद रखिए कि निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए टेरिडोफाइटा में जल का होना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखें। इसी कड़ी में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं।
जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब नग्न, स्पर्म मतलब बीज, तो जिसमें नग्न बीज पाए जाते हैं उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और ऐसे पौधे में जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से विभाजित रहता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके चारों ओर कोई किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है। और इसके महत्वपूर्ण उदाहरण में जो कोनिफर है, शंकुधारी पौधे, वो भारत के पहाड़ी स्थानों पर पाए जाते हैं, जिसकी जानकारी अभी मैं दूंगा। तो इसमें भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जो जिम्नोस्पर्म पाया जाता है वो एफ्रीडा के नाम से, ई फ्रीडा के नाम से जाना जाता है। ये जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म है, जो याद, हालांकि जिम्नोस्पर्म का कई आर्थिक महत्व भी है, जिसको भरवली आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे पाइनस का बीज है, जो पाइनस का बीज है वो चिलगोजा है, चिलगोजा के रूप में खाए जाते हैं। इफ्रेडा मैंने अभी आपको बताया, इफ्रेडा अस्थमा की दवा बनती है, ये सभी जिम्नोस्पर्मी है। इसके अलावा सेडार वुड है, साबूदाना है, साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना, जिसका हम लोग उपयोग खाने में करते हैं। चीड़ से तारपीन का तेल को हम लोग प्राप्त करते हैं, सब जिम्नोस्पर्मी है। इसी कड़ी में सबसे बड़ा जो अंडाणु होता है एवं शुक्राणु, नर युग्मक साइकस के पौधे में ही पाए जाते हैं। तो साइकस काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी कड़ी में आप इन 4-5 जो आर्थिक दृष्टि से महत्व है, सबसे ऊंचा कहा जाता है कि जीवित वृक्ष जो है सिकोया है, तो सिकोया को आप ध्यान में रख सकते हैं। और साइकस के प्रवाल मूल में नील हरित शैवाल, एनाबीना नोस्टक पाई जाती है। तो ये जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व भी है, जिसको ध्यान में करके रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। उसी तरह से एंजियोस्पर्म है, जो नग्न नहीं होता है और एडवांस पौधा है। और इसमें स्वाभाविक है कि कवर्ड होते हैं, और इस कवर्ड के कारण हम इसे इस रूप में देखते हैं कि ये काफी मॉडर्नाइज्ड है। तो मॉडर्नाइज पौधे की जब बात होगी तो एंजियोस्पर्म की बात होगी, ठीक है कि नहीं। और इसके 2 भाग होते हैं, एक बीजपत्री होती है, दूसरी द्विबीजपत्री होती है। एक बीजपत्री के जो उदाहरण है, जैसे धान है, सभी प्रकार के गेहूं है, मक्का है, ठीक है, बाजरा है, चावल है, गन्ना है, लहसुन है, प्याज है, बीज है, सुपारी है, तार है, नारियल है, खजूर है, घास है। तो ये सब आपका क्या है, एक बीजपत्री है। घास क्या है, एक बीजपत्री है। उसी तरह से द्विबीजपत्री होता है, उसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। और प्राय उसमें मूसला जड़ पाई जाती है, टैप रूट। और उसका उदाहरण सब क्या होगा, तो सरसों, मूली, सलजम, कपास, ये सब जितना है, लौकी, जड़िया, धनिया, तो जितने मसाले और सब्जी हैं उसका संबंध मोर और लेस द्विबीजपत्री से ही होता है। इसके विषय में कुछ सामान्य ज्ञान है कि सबसे छोटा जो आवृतबीजी है वह आपका लेमना है, और सबसे बड़ा आवृतबीजी यूकेलिप्टस है। इसी तरह से सबसे छोटा पुष्प उल्फिया है, और सबसे बड़ा पुष्प फ्लावर रेफलिसिया है। तो इन सबको भी ध्यान में करके रखेंगे। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया की होती है। तो इस तरह से इन चीजों को आप ध्यान में करके रखें। परीक्षा के दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके विषय में मैंने अभी आपको जानकारी में दिया, ठीक है कि नहीं। अब इसका दूसरा भाग, इसी कड़ी में हम लोग रेगिस्तानी ओक प्लांट के डिफरेंट जो टाइप्स हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसमें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट और रेगिस्तानी ओक और जो अन्य महत्वपूर्ण प्लांट आपकी परीक्षा के दृष्टि से हैं, उसकी एक एक करके जानकारी लेंगे। सबसे पहले राजस्थानी ओक, डिजर्ट ओक, ये कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन सीटेट पूछे भी हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यह पाया जाता है। एक दूसरा है, याद रखिएगा, इसकी पत्तियां बहुत कम होती है, इस टाइप की होती है राजस्थानी ओक, ठीक है। पत्तियां काफी कम होती है और इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास की दीवार के बराबर होती है, और जड़ें जो है वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर होती है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके और पानी को निकालते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है कि राजस्थानी ओक, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और पत्ती इसकी बहुत कम होती है, और इसके पेड़ के तने में पानी जमा होता है। तो ये 3 बातों को ध्यान में रखें परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट, प्रोटोन पौधे, ये जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं, सिग्नल देता है।
हाँ, और ये जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे के पत्ती भी सूखने लगते हैं और इससे मिट्टी का पता चल जाता है मिट्टी सूख रही है, एक प्रकार का सिग्नल होता है। तो ये जमीन के बारे में या मिट्टी के बारे में यदि आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी के दशा के विषय में सूचक के रूप में काम करता है, तो ये क्रोटोन पौधे हैं, जो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, निपेंथस नामक पौधा इंडोनेशिया। ये निपेंथस अभी मैंने कहा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीटभक्षी पौधे। निपेंथस, पीचर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, निपेंथस इत्यादि। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना है। नेपेंथस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। नेपेंथस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। और अन्य कीटपक्षी पौधे हैं जैसे ड्रॉजिया, सनड्यू, ड्रॉसेरा भी कीटपक्षी पौधे हैं और भारत में ये मेघालय में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नेपेंथस इंडोनेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, मेघालय में पाए जाने वाले हैं। कीट क्यों खाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट खाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीट खाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, बरगद पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है। इस टाइप के बरगद के पेड़ हैं। ये टहनियों से निकलते हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती। तो ये याद रखना है बरगद के विषय में। बनियान पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, जैसे मूली है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सीटेट में पूछे जाते हैं। मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, ये रूट खाते हैं। आलू, प्याज, अदरक, स्टेम, धनिया पत्ता गोभी, अरबी पालक, ठीक है, पत्ती खाते हैं। चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, बीज, सहजन, केला, कचनार, फूल। और फली के रूप में हम लोग मटर फली के रूप में सेवन करते हैं। ये 5 पॉइंट्स को याद रखिएगा कि पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, तो मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंद, जड़। तना में आलू, प्याज, अदरक, पत्ती में धनिया पत्ता, गोभी, रागी, अरबी पालक, कड़वी पत्ता। बीज में चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। सहजन, केला, फूल और पत्ती के रूप में, फली के रूप में हम लोग मटर का सेवन करते हैं। इसे जरूर याद रखने का प्रयास करिएगा परीक्षा के दृष्टि से। सब्जियां भी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर सब्जी पौधे के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधे के फल भी होते हैं। लोहा, गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। आयरन हरे पत्तों में मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फीचर है। गुड़, आंवला वगैरह में। विदेशों से आने वाली सब्जियों में हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से। गोभी, मटर यूरोप से आया। बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आया। सोयाबीन चीन से। सोयाबीन चीन याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। और टमाटर, आलू, ये सब पुर्तगाली ने दिया। हरी मिर्च, टमाटर साउथ अमेरिका से आया। टमाटर नहीं, आलू। और गोभी, मटर यूरोप से। और बीन्स और भिंडी अफ्रीका से। और सोयाबीन चीन से आया। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी खराब होने वाले कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले सब्जी हैं। जल्दी खराब होने वाले में पालक है, केला है, फूलगोभी है, टमाटर है, खीरा है, अंगूर है, बैगन है। इसीलिए इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है।
और कुछ दिनों तक रखे जा सकते हैं, जैसे लौकी है, आलू काफी दिनों तक रखे जा सकते हैं, प्याज रखे जा सकते हैं, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, ये सब लंबे काल तक रखे जा सकते हैं। कोई एक पार्ट्स आप याद कर लीजिए। ये सब तो एवरीडे में आप देखते भी हैं कि पालक, केला, फूलगोभी, टमाटर इत्यादि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। और लौकी, आलू, प्याज हम लंबे काल तक, नाशपाती, चीकू, अदरक लंबे काल तक रखते हैं। तो ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्व रखते हैं। घास, 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 घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के अंदर होता है और इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये इसका बेसिक फीचर है जो याद करके रखिए। घास का जितना जमीन के ऊपर उतना जमीन के अंदर, तो इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। पादपों में जो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है उसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, इसमें बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट। इसी तरह से मेजोफाइट है जो सामान्य स्थानों पर उगते हैं और कई तरह के वन, बाग, बगीचे इसमें आते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट जैसे कैक्टस का प्लांट है जो मरुभूमि में होता है, इसको मरुस्थलीय पौधा भी कहते हैं, कैक्टस। और हेलोफाइटिक प्लांट है जो खारे जल में होता है, सुंदरी वनस्पति जैसे, सुंदरी वनस्पति, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीरोफाइटिक प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेलोफाइटिक प्लांट, हाइड्रोफाइटिक प्लांट, जलकुंभी वगैरह हाइड्रोफाइटिक प्लांट का उदाहरण हो सकता है। इन सब बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। ये सब पादपों में परिस्थितिकी अनुकूलन है। ये हाइड्रोफाइट जल वाले में, मेसोफाइट समान, जीरोफाइट मरुभूमि और हेलोफाइट लवणीय क्षेत्र में। ड्रिप इरिगेशन पानी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है पानी संरक्षण की। इस विधि से सिंचाई के जल को पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद तक करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेतों में बिछाई जाती है और इस तरह से यह ड्रिप इरिगेशन काम करता है, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे, ये आपकी परीक्षा, ये जो विधि है ये ड्रिप इरिगेशन की विधि है जिससे पानी का संरक्षण भी होता है, बूंद बूंद का संरक्षण होता है। जहां पानी कम है वहां इस तरह की पद्धति से हम सिंचाई करते हैं। बीज, प्राचीन काल के समय से ही हम इस दिशा में प्रयास करते हैं कि बीजों को संरक्षित रखने का काम करते हैं। बीजों को प्राचीन समय से सूखी लौकी में रख करके उस पर मिट्टी का लेप रख दिया जाता था और नीम की पत्ती इन्हें कीड़ों से बचाती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि नीम की पत्ती कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते थे और कपड़ों में चिपक करके पानी के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। सोयाबीन की फलियां पक करके फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा कि किसकी फलियां पक करके फटती हैं और बीज बाहर निकलते हैं। उसी तरह से हमारा काली मिर्च, गेहूं, धान और सौंफ के बीज होते हैं। और आजकल तो जितना अच्छा गुणवत्तापूर्ण बीज होंगे, हाइब्रिड बीज होंगे, उतना उत्पादकता बढ़ता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हाइब्रिड बीज। आपकी गेहूं की क्रांति, हरी क्रांति, जो हरित क्रांति हुई थी, वो हाइब्रिड सीड, कल्याण सोना, कल्याण सोना और सोनालिका, और सोनालिका काफी चर्चित रहा यह वेराइटी। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि का भी बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीजों की तुलना में जल्दी से अक्रिय हो जाता है क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम ध्यान करके रखेंगे कि कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में, ठीक है कि नहीं, जल्दी अक्रित हो जाता है और क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होती है। तो इस तरह के तथ्यों पे नजर रखेंगे। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए, उसमें से आधे अंकुरित हो जाए, आधे नहीं, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि बीज क्षतिग्रस्त थे, बीज बीच में टूट गए, बीज में कीड़े लग चुके थे। तो ये इसमें से कौन से जो है आंसर हो सकते हैं, बताइए।
यदि बीज के को कपड़े में बांध दिया जाए, उनमें से आधे अंकुरित हो जाए तो आधे नहीं, तो इसका क्या कारण हो सकता? और बताएंगे। चलिए, इसका ये जो ऑप्शन है वो उसको आप मैसेज के माध्यम से दीजिए। फिर दांत के दर्द के ट्रीटमेंट के लिए लौंग का इस्तेमाल करते हैं। ये सब एवरीडे साइंस है, जिसको ध्यान में करके रखना है। इसी तरह से एक मेंडल साहब थे जो आनुवंशिकता के जनक थे, और ये इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, और उन्होंने यह बताया कि पौधे में, मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधे में तने का लंबा और नाटा होना। इस तरह से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया आनुवंशिकता का, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्होंने जिस प्लांट पर प्रयोग किया उसका नाम था मटर, पीसम सेटिवम, पीसम सेटिवम। ध्यान रखिएगा, आनुवंशिकता के जनक थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से इनको जाना गया। 3 बातें मेंडल में कभी नहीं भूलिए, मटर का पौधा पर प्रयोग और फादर ऑफ जेनेटिक्स। अदरवाइज किसी भी अन्य तत्व को ना भी याद करेंगे तो भी आपका काम तमाम हो सकता है। तो ये इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? ये हरे जितने भी हैं, हरे पौधे भोजन बनाने में ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है, जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। ये वैसल नली के समान होती है, जड़, तना, शाखा, पत्ती तक फैली होती है। पत्ती में एक हरा पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्ती में एक हरा पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और यही प्रकाश संश्लेषण है। ये आपकी जड़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ये सनलाइट है, इसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल पिगमेंट और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके क्लोरोफिल पत्ती की सहायता करता है, और इस तरह से ये भोजन बनाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती द्वारा ये इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा का संग्रहण होता है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित होता है, इसलिए इसको ध्यान में करके रखेंगे। पौधे के ऊपरी भाग से वेपर के रूप में जल की हानि होती है, जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और इसके मेजरमेंट्स फोटोमीटर से किए जाते हैं। ये दोनों बिंदु याद रखेंगे। ट्रांसपीरेशन क्या है? तो पौधे के ऊपरी भाग जो वाष्पीकरण होता है और इससे जल की हानि होती है, तो वाष्पीकरण है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करके पत्ती की सहायता से जो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है, CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, इससे बनता है C6H12O6। ये जो खाद्य पदार्थ बनता है यही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस के रूप में जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक बिंदु है जो याद रखना है। तुलसी के विषय में भी जान लीजिए। तुलसी की जड़ में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। तुलसी औषधीय पौधा है। सरसों, इसमें पत्तियां होती है, सब्जियों की तरफ प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किए जाते हैं। अमरबेल, तस्कुट्टा, ये एक परजीवी पैरासाइटिक प्लांट। 3 प्लांट औषधीय प्लांट तुलसी है। नीम का पत्ती से कीड़ा नहीं लगता है। सरसों के बीज से हम तेल निकाल सकते हैं। और अमरबेल एक पैरासाइटिक प्लांट्स हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे प्लांट्स सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको ब्रायोफाइटा, हेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ढेर सारे प्लांट्स के विषय में बताया था। वो सब मिलाकर आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी होगी। इतनी बातें पौधे में जरूर याद करके रखें। एक दिन, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का यदि आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।